ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो माई सेल्फ पवन कौर बनड़े, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़ और स्वागत है आप सभी का इनविजिबल मैकेनिक्स के चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं जेई के लिए क्रैश कोर्स। तो इस क्रैश कोर्स में आपको मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। हमने कैलकुलस का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था और कैलकुलस के बाद हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था। अलजेब्रा में भी हमने बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए, और ये फ्री के मार्क्स है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अलजेब्रा के जितने भी मार्क्स है ना, अलजेब्रा के सभी मार्क्स फ्री के मार्क्स है। बेसिक से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे अलजेब्रा में बेसिक नॉलेज से, तो हर एक क्वेश्चन अलजेब्रा का आपसे बन जाएगा। और ये पार्ट ऐसा होता है कि हम लोग इससे फैमिलियर होते हैं पहले भी 10 तक, तो ये पार्ट जनरली हमें ईजी जाता है। तो चलिए सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो वीडियो पे अगर मैं देखूं तो 1K लोग लगभग देख रहे हैं वीडियो, है ना। 1000 स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा था इतने सिंसियरली स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, बट जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। बस लास्ट तक फॉलो करो। सारा सिलेबस हम लोग 15 जनवरी तक ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आप लोग बिल्कुल सही बात पे हो। बस चैनल को फॉलो करो। आप लोग जेई में मैथ्स की गारंटी आपकी मैं लेता हूँ। दूसरी चीज़, बट लाइक्स तो करते हैं लोग, बट कमेंट नहीं करते, ठीक है। कमेंट्स नहीं करते। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ किसी भी वीडियो के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट करें। आप ये कमेंट कर सकते हो कि कितने बजे आपने लेक्चर स्टार्ट किया और कितने बजे ख़त्म किया, या फिर कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो, या फिर कुछ भी अच्छा सा कमेंट। कमेंट से अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर किसी को भी कोई डाउट है ना, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंस्टाग्राम से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज़ मैंने दूर किया है। इवन कुछ स्टूडेंट्स मैं पर्सनली कॉल पे भी बात किया मैंने, क्योंकि यार बहुत परेशानी में लग रहे थे वो लोग, इसलिए। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है pawan_b_02। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैसेज भेज दीजिए। मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंस्टाग्राम पे। तो कोई भी दिक्कत जो है वो खुद तक नहीं रखनी है, मुझे बोल दो, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के चैप्टर को। तो सबसे पहले तो जो नोटिस आया था एनटीए का, उसमें मैथ्स का सिलेबस एकदम इलेबोरेटली मैंशन था। तो उसमें जो सिलेबस मैंशन था सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का, वो था अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो आप लोग देख सकते हैं उन्होंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जेई मेंस के सिलेबस से। तो अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये एक पार्ट हो गया। फिर इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, मतलब दो नंबर्स के बीच में ही आपको अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। और थर्ड था रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो बहुत ही कम सिलेबस उन्होंने सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में रखा है इस बार। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पूरी तरीके से निकाल दिया, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक को सीरीज़ को निकाल दिया, और फिर उसके बाद जो सम स्पेशल सीरीज़ होते हैं उसको भी रिमूव कर दिया है। तो हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान बन गया है। ये तीनों के तीनों टॉपिक मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा। इनके जो थियरी पार्ट है और जो क्वेश्चन मैंने ऐड किए, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो उन क्वेश्चन को करके आपको आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। तो हम लोग ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अरिथमेटिक को ज्योमेट्री को सीक्वेंस दिया तो नहीं था, बट उसका एक क्वेश्चन मैंने रखा है जिससे मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि हाँ यार क्वेश्चन कैसे किए जाता है अरिथमेटिक को ज्योमेट्री को। कि मान लो अगर उन्होंने धोखा दे के दे दिया क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में क्योंकि अरिथमेटिक को ज्योमेट्री को सीक्वेंस ऐसा है ना कि उसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मिक्स होता है। तो एग्जाम में धोखा दे के अपन लोगों को दे दिया तो पता तो होना चाहिए ना वहाँ पे कि कैसे करना है। तो उसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन रेडी हो सब लोग? हाउ इज़ द जोश? चलो सबसे पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स नंबर। एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स किसी फिक्स नंबर से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करे, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो फिक्स नंबर है जिससे तुम्हारी टर्म्स इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है।
अब ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है या फिर डिक्रीजिंग है. सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 1 4 7 10. सो इफ यू ऑब्जर्व इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द टर्म्स आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रही है 3 से. तो यहाँ पे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे बताओ तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या है. तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरा कॉमन डिफरेंस है 3. और जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से. सो माय फर्स्ट टर्म हियर इज 1. क्लियर है सभी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जनरल टर्म ऑफ एन एपी. तो जनरल टर्म क्या होगी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. देखो यहाँ पे अब ए फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, डी कॉमन डिफरेंस है. तो सेकंड टर्म मुझे कैसे मिलेगी, इसमें डी ऐड करके. करेक्ट. थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, सेकंड टर्म में डी ऐड करके. सो ए प्लस डी 2d हो जाएगा. फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी, इसमें एक और डी ऐड करके ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट. तो अगर मुझे यहाँ पे nth टर्म लिखनी है, टीएन जनरल टर्म लिखनी है, तो वो क्या आएगी, पहले तो ए आएगा और प्लस कुछ आएगा. ये तो मुझे ऑब्जर्व करके दिख रहा है. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो जब ये फर्स्ट टर्म है तो डी का कोएफिशिएंट क्या है 0. जब सेकेंड टर्म है तो डी का कोएफिशिएंट क्या है 1. जब थर्ड टर्म है तो डी का कोएफिशिएंट क्या है 2. फोर्थ टर्म है तब डी का कोएफिशिएंट क्या है 3. मतलब एक से कम है. तो अगर मैं nth टर्म लिख रहा हूँ तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा n-1 इंटू डी. ए प्लस n-1 इंटू डी. And this is nth term of any arithmetic progression, a plus n-1 into d, where a is your first term, d is common difference and n is जो भी नंबर की टर्म तुम फाइंड करना चाहते हो. क्लियर है. चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर. यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ट्राई करो. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. कर लो ट्राई. A1 A2 A3 आर इन AP. तो तुम्हें ये जो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. आई होप सब लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा. अब मैं करता हूँ. पहली बात तो जब भी रूट दिखता है ना नीचे, तो एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, रैशनलाइजेशन. रूट दिखे रैशनलाइज कर दो. मतलब देखो कि क्या रैशनलाइज करने से मेरा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म को तो मैं रैशनलाइज करके दिखाता हूँ. देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ A2. अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँ तो मैं क्या करूँगा, रूट ऑफ A1 प्लस रूट ऑफ सॉरी माइनस है ना, हाँ रैशनलाइज कर रहे हैं ना, तो रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा. करेक्ट है. सो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा ये देखो, ऊपर तो आएगा रूट ऑफ A1 माइनस A2, रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2. और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो नीचे होगा A1 माइनस A2. अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि A1 A2 A3 ये कैसे है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. तो अगर मैं A2 माइनस A1 करूँगा, अगर मैं A2 माइनस A1 करूँगा मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस. या फिर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस. तो नीचे जो है A1 माइनस A2 ये क्या है, दिस इज माइनस डी है कि नहीं, माइनस डी. दिस इज वॉट, दिस इज माइनस डी, रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2. तो ये तो मैंने तुम्हें एक टर्म को रैशनलाइज करके दिखा दिया. ऐसे ही अगर तुम बाकी सभी टर्म्स को रैशनलाइज करोगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, 1 बाय माइनस डी सब में से कॉमन आ जाएगा. करेक्ट है. और क्या आएगा, रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2, रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2. फिर क्या होगा, प्लस रूट ऑफ A2 माइनस रूट ऑफ A3. करेक्ट है. प्लस डॉट 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 nth टर्म क्या आएगा, रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस रूट ऑफ an. आ रहा है सबको समझ में. क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, A2 से A2 कैंसिल हुआ, A3 से A3 कैंसिल हुआ, ये पिछली वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा. तो अंत में आएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस डी इंटू रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ an. अच्छा नेगेटिव साइन को ऊपर ले जा सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रूट ऑफ an माइनस रूट ऑफ A1 डिवाइडेड बाई डी. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ये क्या है हमारा, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पिछले ही साल पूछा गया था और शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है बार बार. ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक बार बार रिपीट होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. तो इस लॉजिक को समझ लो कि हमने कैसे सॉल्व किया. समझ गए. चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. किसी भी एपी में फर्स्ट n टर्म्स का समेशन क्या होगा. तो मान लो मैं
सम ऑफ एन टर्म्स को मान लेता हूँ एस एन. ओके, सम अप टू एन टर्म्स आई एम कंसिडरिंग इट एज एस एन. एस एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस टू डी, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट. मैं यहाँ पे तुम्हें प्रूफ बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ. nth टर्म होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दिस इज सम अप टू एन टर्म्स. अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको बस उल्टा लिख देता हूँ. इसको अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो जो लास्ट वाली टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वो पहले आ जाएगी. फिर उसके बाद ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, करेक्ट है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आएगा क्या, ए. बस मैंने इस ऊपर की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी उसको उल्टा लिख दिया. और उल्टा लिख देने के बाद क्या करो, दोनों को ऐड कर दो. क्या करो, दोनों को ऐड करो. तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ एस एन इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, दोनों की पहली टर्म, तो हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सिमिलरली इन दोनों को ऐड करो, दोनों की सेकेंड सेकेंड टर्म्स, a प्लस ए 2a और n माइनस टू इंटू डी प्लस डी, एन माइनस वन डी, सेम आ जाएगा. सिमिलरली इन दोनों को ऐड करोगे तो सेम आएगा, लास्ट वालों को ऐड करोगे तो भी सेम आएगा. मतलब ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि n पेयर्स है, तो दिस विल बी n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ से सम अप टू n टर्म्स क्या होता है किसी भी एपी का, n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दिस इज सम अप टू n टर्म्स इन एन एपी. क्लियर है सभी को? चलो फिर इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार. तो शायद ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको. यहाँ पे मैं बिल्कुल तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है. हमारे चैनल पे वही चीज़ें चलती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाली है. तो जो लोग लास्ट तक फॉलो करेंगे वो लोग धमाका करके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है. इसलिए मैं अभी हर एक चैप्टर में ना एनटीए का सिलेबस भी दिखा रहा हूँ तुम्हें पहले, कि हाँ देखो ये एनटीए का सिलेबस है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. जो जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है, एनटीए ने मेंशन नहीं करी बट इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि हाँ देखो ये चीज़ उन्होंने बताई तो नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, तो चलो कर लेते हैं. या फिर ये चीज़ बहुत आसान है तो इसको बस एक बार रीड कर लो, सिलेबस में नहीं गिवन है, बस एक बार 15-20 मिनट दे के इसको रीड कर लो. तो ऐसे मैं गाइड कर रहा हूँ तुमको, तो इसका मैक्सिमम जो है तुम लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन को ट्राई करो. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एस एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. ओके, और हमें कंडीशन गिवन है. क्या कंडीशन गिवन है कि एस टू एन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस एन. ओके यार, एस टू एन मतलब सम अप टू 2n टर्म्स. तो सम अप टू 2n टर्म्स क्या होगा, 2n बाई टू इंटू ए प्लस 2n माइनस वन इंटू डी. सम अप टू 2n टर्म्स ये किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ एस एन के. सो दिस विल बी 3 इंटू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. क्लियर है. n से n कैंसिल हुआ, और फिर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कर दो कैंसिल. देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है. तो ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2a प्लस 4nd माइनस 2d इक्वल टू क्या आएगा, 6a प्लस 3nd माइनस 3d. करेक्ट है. तो यहाँ से मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे, 2a माइनस 6a माइनस 2a दैट इज 4a माइनस डी, 4a माइनस डी इक्वल टू 4a माइनस डी. इज इट करेक्ट या हमने कहीं पे गलती की है? देखो 4a यस, और फिर यहाँ पे जाएगा माइनस डी इक्वल टू एन डी. 4a माइनस डी इक्वल टू एन डी. क्लियर है. एस टू एन इक्वल टू, अच्छा देखो चेक करो कहीं पे हमने गलती करी है क्या. एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी. तो सम अप टू 2n टर्म्स क्या होगा, 2n बाई टू इंटू ए प्लस 2n माइनस वन इंटू डी. बिल्कुल करेक्ट है. ओके, 4a माइनस डी इक्वल टू एन डी, ये हमारा हुआ फर्स्ट इक्वेशन. इसको मैं बना लूँगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन. अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एस थ्री एन इज टू एस एन. हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एस थ्री एन इज टू एस एन. एस थ्री एन मतलब सम अप टू 3n टर्म्स. सम अप टू 3n टर्म्स क्या होगा, 3n बाई टू इंटू 2a प्लस, अच्छा 2a होता है ना यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे a कर दिया है ना. ओके 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 ओके, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दिया. वो शायद मेरे दिमाग में ना
nth टर्म का फॉर्मूला चल रहा था। अच्छा याद रखना ये जो सम अप टू n टर्म्स है दैट इज n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जो सम जो जनरल टर्म है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, देखो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो गए और यहाँ पे हम लोग छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करने वाले थे। तो ये हो जाएगा टू ए माइनस डी इक्वल टू एन डी। क्लियर है सभी को? ठीक है। हमसे क्या पूछा है? सम अप टू थ्री एन टर्म्स। तो सम अप टू थ्री एन टर्म्स बाय सम अप टू एन टर्म्स, थ्री एन बाई टू इंटू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है आगे। आगे तो यहाँ पे थ्री एन बाई टू गिवन है, थ्री एन डी रहने दो वैसे ही, टू ए माइनस डी तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? थ्री एन डी माइनस डी, तो टू ए माइनस डी, और टू ए माइनस डी तो हमने निकाल लिया, क्या होता है टू ए माइनस डी? एन डी। तो थ्री एन डी के साथ यहाँ पे एडिशन में क्या आएगा? एन डी, डिवाइडेड बाय ये होगा एन बाई टू इंटू एन डी प्लस एन डी, एन डी प्लस एन डी। सो दिस विल बी, टू से टू कैंसिल हुआ, एन से एन कैंसिल हुआ, थ्री टाइम्स ऑफ फोर एन डी डिवाइडेड बाय टू एन डी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज सिक्स इज टू वन। तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? सिक्स इज टू वन, सिक्स इज टू वन द करेक्ट आंसर। और शायद ये आया था इंटीजर टाइप में क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन शायद इंटीजर टाइप में पूछा गया था तुमसे। तो क्लियर हो गया सम अप टू एन टर्म्स ऑफ ए पी। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताना रह गया ए पी का, है ना? एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला जो सम अप टू एन टर्म्स का है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं बहुत बार, वो बताना रह गया। चलो वो भी क्लियर कर लेते हैं। अब देखो हमें सम अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या मिला? एस एन। तो एस एन मुझे मिला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे जो टू ए है उसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना? ए क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म, सो दैट विल बी एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म ए वन कर देता हूँ फर्स्ट टर्म, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होगा? nth टर्म। सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ ए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर मान लो किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तुम्हें दे देगा सम अप टू एन टर्म्स। ठीक है, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ए वन इज फर्स्ट टर्म एंड ए एन इज nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, एंड दिस इज सम अप टू एन टर्म्स, सम अप टू लास्ट टर्म। समझ भाई? चलो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके ऊपर, इस रिजल्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। कितना लॉजिकल है ये, बहुत। देखो अगर तुम सम अप टू एन टर्म्स फाइंड करोगे, ऑब्वियसली एस एन तुम्हें क्या देगा? सम अप टू एन टर्म्स, और एस एन माइनस वन क्या दे रहा है? सम अप टू एन माइनस वन टर्म्स। तो अगर सम अप टू एन टर्म्स में से सम अप टू एन माइनस वन टर्म्स को माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगी? तुम्हारी nth टर्म बच जाएगी। और ये जो है इसका बहुत जगह पे यूज़ आता है। कभी कभी तुम्हें एस एन का एक फॉर्मूला दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ एन, और वहाँ पे बोल देते हैं कि हाँ इस ए पी की जनरल टर्म निकालो। समझ रहे हो तुम? ए पी ही नहीं, ये फॉर्मूला वैलिड है किसी भी सीक्वेंस के लिए। किसी भी सीक्वेंस का सम अप टू एन टर्म्स माइनस सम अप टू एन माइनस वन टर्म्स करोगे किसी भी सीक्वेंस का, तो वहाँ पे तुम्हें nth टर्म मिलेगी। समझ रहे हो तुम इस बात को? क्लियर है ये चीज़? बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब हमें यहाँ पे एक ए पी गिवन है जिसका सम अप टू एन टर्म्स आ रहा है थ्री एन प्लस टू एन स्क्वायर। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी इज, तो उस ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये तुमसे पूछा है। एक्चुअली इसको मैं दो तरीके से तुमको करके दिखाऊंगा, ठीक है? दो तरीके से हम करेंगे, पहले तुम ट्राई कर लो और किसी तरह से आंसर निकाल लो, किसी भी तरीके से। चलो ट्राई करो। देखो अब पहले तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली गिवन है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। हमें कॉमन डिफरेंस पूछा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर यही क्वेश्चन वो लोग पूछते कि nth टर्म निकालो तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाता। बट यहाँ पे हमें गिवन है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो क्वेश्चन थोड़ा हमारा आसान बन चुका है। मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले निकाल लेता हूँ सम अप टू वन टर्म।
सम अप टू वन टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा. सो दैट इज 3 इंटू वन प्लस 2 इंटू वन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5. अब ये 5 एक्चुअली क्या है, ये मेरा फर्स्ट टर्म ही तो है, T1 फर्स्ट टर्म ही तो है 5. अब जब मैं S2 करूँगा तो मुझे एक्चुअली क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 मिलेगा, दो टर्म्स का सम मिलेगा ना. तो वो T1 प्लस T2 किसके इक्वल आएगा, 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर, दैट इज 6 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 8 14. तो टोटल कितना हो जाएगा ये 14. बट ये 14 जो है वो दो टर्म्स का सम है. कौन सी टर्म्स का, एक तो 5 T1, तो दूसरी टर्म क्या होगी T2 9. T2 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 9. समझ रहे हो, ठीक है. तो तुम्हें फर्स्ट टर्म मिल चुकी है 5, सेकेंड टर्म मिल चुकी है 9, और हमें बोला ही है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, T2 माइनस T1, दैट इज 9 माइनस 5 इक्वल टू 4. 4 होगा इसका कॉमन डिफरेंस. ये हो गया मेथड 1. बट मेथड 1 हमेशा वैलिड नहीं है. अब यहाँ पे क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन था तो मेथड 1 से आसानी से निकल गया. अब हम करते हैं स्टैंडर्ड मेथड से, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है. Sn इक्वल टू 3n प्लस 2n स्क्वायर. हमें क्या गिवन है, सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 3n प्लस 2n स्क्वायर. मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि Tn इक्वल होता है Sn माइनस वन के, है ना. तो मैं निकालूंगा सम अप टू n माइनस वन टर्म. सम अप टू n माइनस वन टर्म्स क्या आएगा, 3 इंटू एन माइनस वन प्लस 2 इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर. अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, बताओ. ये आएगा 3n माइनस थ्री प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n. समझ रहे हो. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 3n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1. ये मैंने निकाल लिया Sn माइनस 1. अब nth टर्म एक्चुअली क्या होगा, nth टर्म आएगा सम अप टू n टर्म्स माइनस सम अप टू n माइनस वन टर्म्स. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 3n और 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4n प्लस 1. तो ये जो 4n प्लस 1 है, दिस इज योर nth टर्म. तुम्हें nth टर्म के लिए एक्चुअली एक डायरेक्टली फॉर्मूला मिल चुका है. nth टर्म के लिए क्या मिल चुका है तुम्हें, डायरेक्टली एक फॉर्मूला मिल चुका है. पिछले वाले में हम लोग पुट करके निकाल रहे थे, बट वहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा था nth टर्म के लिए. तो ये ज़्यादा स्टैंडर्ड मेथड है एक्चुअली सॉल्व करने का. जो मेथड 2 है वो स्टैंडर्ड मेथड है. तो यहाँ पे मुझे nth टर्म पता चल गई क्या है, और मुझे दिया है कि ये क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, Tn माइनस वन आएगा. करेक्ट है. सो Tn इज एक्चुअली व्हाट, 4n प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 4n प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस वन प्लस 1. तो क्या होगा ये होगा 4n प्लस 1 माइनस 4n प्लस 4, नहीं माइनस 4 ना. हाँ बताओ ये क्या क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ n माइनस वन. अच्छा 3 आ रहा है क्या यहाँ से आंसर, माइनस 4n प्लस 4 माइनस 1. तो 4n से 4n कैंसिल हो गया, आंसर 4 कैसे आ रहा है, हैं आंसर 4 आ रहा है, 5 आना चाहिए ना आंसर हमारा. कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 5 4. अच्छा पिछले वाले 4 ही आया था, अरे 4 ही आया था ना, वही मैं सोच रहा हूँ. अरे 5 तो सेकंड टर्म आया था, ओके फर्स्ट टर्म 5 आया था. वही मैं सोच रहा हूँ आंसर 4 कैसे आ रहा है. मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि कॉमन डिफरेंस 5 आया मेथड 1 से, नहीं मेथड 1 से भी 4 आया, मेथड 2 से भी 4 ही आया. सो 4 इज़ द करेक्ट आंसर. तो ये दो मेथड से सॉल्व करने के आई विल रिकमेंड कि सेकंड मेथड को तुम समझो कैसे करते हैं, क्योंकि सेकंड मेथड से कोई सा भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए समझ रहे हो. ठीक है चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको पढ़ेंगे. अगर ए बी सी 3 नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन 2b इक्वल टू a प्लस सी. 2b किसके इक्वल होगा, a प्लस सी के. ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हो, a प्लस डी एंड a प्लस 2d ऐसे मान लो, है ना. तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2d विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस मिडल नंबर. तो अगर 3 नंबर्स ए पी में है, ए बी सी, देन 2b इक्वल टू a प्लस सी. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या आती है, b इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c. b को क्या कहते हैं, एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c. और अगर तुम्हें दो नंबर्स दे दिए a एंड c और तुमसे बोला कि b फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 एंड वेयर b इज द एरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड c. समझ रहे हो तुम, b is arithmetic mean between a and c. Okay. Second, considering numbers in AP. Okay.
तो इसका एक एक्चुअली लॉजिक है कि क्यों हम लोग नंबर्स को ऐसे कंसिडर करेंगे एपी में, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा का पूरा मेरे लेक्चर्स में दिया है, जो मैंने अपने चैनल पे कवर करे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। और सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अगर किसी को स्पेशल सीरीज़ वो सब पढ़ना है ना, अब वो जेई मेंस के तो सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, बट अगर किसी को पढ़ना ही है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, वो शायद 2-3 लेक्चर में पढ़ा दिया होगा। बट मेरे लेक्चर्स ऐसे होते हैं ना, देखो पहले तो मैं सिंगेज का यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि सिंगेज इज़ द स्टैंडर्ड बुक मुझे लगता है एडवांस के लिए, और वो है भी। तो मैं अपने चैनल पे बस एडवांस का ही पढ़ाता हूँ, एडवांस लेवल तक ही हम लोग जाते हैं। और दूसरी चीज़, मैं ऐसे नहीं करता कि 1.5-2 घंटे का लेक्चर ले लिया, नहीं। मैं बिलीव करता हूँ 30-40 मिनट्स का लेक्चर लो, 1-2 टॉपिक जो भी एकदम रिलेटेड टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को पढ़ाओ अच्छे से, उनके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करो, और फिर बच्चों को बोलो कि चलो इसके ऊपर की इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज कर लो, फिर उसके बाद आगे, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाने में मैं बिलीव करता हूँ। तो अगर किसी को पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सम स्पेशल सीरीज़, तो वो मेरे चैनल पे जाके आप लोग पढ़ सकते हो। मेरे चैनल पे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सेकेंड, कंसिडरिंग नंबर्स इन एपी। अब अगर हमको बोला जाए कि लेट 3 नंबर्स बी इन एपी, अब वहाँ पे हमें वेरिएबल्स कंसिडर करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑब्वियस सा जवाब रहता है ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, है ना। बट ऐसे कंसिडर करना बहुत ही रॉन्ग है, ऐसे नहीं कंसिडर करना है। आपको कंसिडर करना है ऐसे, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, इस हिसाब से। अब ऐसे कंसिडर करने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इनका जो सम है वो इक्वल टू 3 आता है, और डायरेक्टली आपका एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा ए। तो इस वजह से 3 नंबर्स को एपी में अगर है तो ऐसे मानना है। अगर मान लो 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, तो 4 नंबर्स को कैसे मानोगे? अब कुछ लोग कहते हैं ऐसे मान लो यार, a-2d, a-d, है ना। देखो उनका लॉजिक क्या रहता है, उनका लॉजिक रहता है ऐसे मानो, a-2d, फिर a-d, फिर a प्लस डी, और फिर a प्लस 2d। यही लॉजिक आया था तुम्हारे दिमाग में भी? अगर यही लॉजिक आया था तो चप्पल से मारूंगा बहुत ज़्यादा। क्यों बताओ, क्यों मारूंगा? क्योंकि अगर तुम इसमें देखोगे तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस डी है, इन दोनों के बीच में डी है, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 2d हो गया, इससे इसको माइनस कर दो, 2d आ रहा है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं। तो इसको टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 की जगह पे 3 ले लेते हैं। अब सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा, मतलब ये एपी में है। समझ रहे हो तुम 4 नंबर्स को कैसे मानना है? अगर 5 नंबर्स को बोला जाए तो अब मान सकते हो a-2d, a-d, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। क्लियर है लॉजिक? ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। चलो नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी एपी में हर एक टर्म में मैं मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक टर्म को अगर इंक्रीज़ कर दूं, हर एक टर्म को डिक्रीज़ कर दूं, या फिर किसी नंबर से डिवाइड कर दूं, तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो एपी ही रहेगा। बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है ना। तो इसको प्रूव भी कर सकते हो तुम लोग, कोई एक पर के से इंक्रीज़ कर दो सभी टर्म्स को, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, बस टर्म्स के से इंक्रीज होंगे, या फिर के से डिक्रीज़ कर दो सभी टर्म्स को, कॉमन डिफरेंस फिर भी सेम रहेगा। अगर तुम के से मल्टीप्लाई करोगे सभी टर्म्स को, तो इमेजिन करो ना, के से मल्टीप्लाई कर दिया, KT1, KT2, KT3 ऐसे हो गई टर्म्स, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? KD हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, मतलब के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिवाइड कर रहे हो के से तो किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो कॉमन डिफरेंस के से कम हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन लॉजिक सी चीज़ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे सामने, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ट्राई करो। द रियल नंबर्स x1, x2, x3 satisfying the equation are in AP. The intervals in which beta and gamma lie are। एक मिनट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे तुम्हें एक हिंट देना पड़ेगा। अब ये हिंट क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर थियोरी ऑफ इक्वेशंस को नहीं पढ़ा है, और इस क्वेश्चन में थियोरी ऑफ इक्वेशंस का यूज़ आएगा। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे देता हूँ पहले, ठीक है। हिंट ले लो पहले। तो हिंट ये है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होगा वो -b/a होगा, x1 + x2 + x3 दैट इज इक्वल टू -b/a दैट इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। हिंट, x1 x2 + x2 x3 सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम,
x3 x1 दैट विल बी इक्वल टू बीटा। ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x1 x2 x3 इक्वल टू आएगा गामा माइनस गामा, है ना। तो अब ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो, आई होप तुम सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को। तो अब मैं बता देता हूँ। पहले तो x1 x2 x3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो और वो AP में है, ठीक है। तो अगर AP में है 3 नंबर से, तो मैं मानूंगा कैसे, x1 को मान लूंगा a माइनस डी, x2 को मान लूंगा a, और x3 को मान लूंगा a प्लस डी। करेक्ट है। अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे फर्स्ट तो पता है ना तीनों का सम, तो तीनों का सम तो मुझे पता है। क्या पता है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू है 1। तो यहाँ से 3a इक्वल आएगा 1 के, दैट इज़ a इक्वल टू 1/3। मुझे a का वैल्यू पता चल गया है डायरेक्टली 1/3। अब जो मेरे x1 x2 x3 है वो क्या बन गए, सिंप्लीफाई हो गए। 1/3 माइनस डी, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा d, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा d। सेकेंड चीज़ देखो, अब हमें बीटा और गामा का इंटरवल निकालना है, और बीटा और गामा कहाँ आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में। तो इनको मैं यूज़ कर लेता हूँ। चलो बीटा का वैल्यू लिखते हैं, x1 x2 टेकन 2 एट ए टाइम करके। तो बीटा क्या है, x1 इंटू x2, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस AD, है ना, प्लस x2 x3 क्या आएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस AD, और x1 x3 क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली बीटा। AD से AD कैंसिल हुआ, सो बीटा इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे मुझे a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू क्या है 1/3, तो बीटा क्या आएगा, बीटा इज 1/9, सो दैट इज 1/3 माइनस डी स्क्वायर। अब देखो, अब जो d है वो तो कॉमन डिफरेंस है, वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट डी स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स डी स्क्वायर विल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। डी स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर डी स्क्वायर 0 से लेके इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है, तो बीटा क्या आएगा, बीटा आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/3। अच्छा, क्लियर है सभी को, बीटा क्या आया, बीटा इज माइनस इन्फिनिटी टू 1/3। सिमिलरली गामा भी निकाल सकते हो थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, x1 x2 x3 इक्वल टू गामा। तो x1 x2 x3 कर लो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू गामा। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू गामा। a का वैल्यू क्या है 1/3, सो 1/3 इंटू 1/9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू गामा। सो दिस इज एक्चुअली 1/27 माइनस 1/3 डी स्क्वायर इक्वल टू गामा। ऑब्वियसली डी स्क्वायर बाई 3 जो है, अगेन वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। दैट मीन्स गामा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, नहीं गामा कहाँ से कहाँ तक आएगा बताओ, गामा कहाँ से कहाँ तक आएगा, हमने सही कैलकुलेट किया है गामा 1/a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अच्छा माइनस गामा है क्या यहाँ पे, ओ माइनस गामा है, वही मैं सोचूं माइनस गामा, ओके माइनस गामा, टाऊँ 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 माइनस गामा माइनस गामा। तो अगर माइनस गामा है तो एक काम करो ना, इस माइनस को पहले उधर भेज दो, है ना, झंझट खत्म करो पहले माइनस की। तो अगर माइनस को उधर भेजोगे, सो दिस विल बी 1/3 डी स्क्वायर माइनस 1/27, ऐसा आएगा। तो अब गामा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बताओ। तो एक्चुअली डी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना, मतलब इस टर्म का। तो माइनस 1/27 से लेके इन्फिनिटी, करेक्ट है। माइनस 1/27 कब आएगा, जब डी का वैल्यू 0 होगा। सो दिस विल बी द रेंज ऑफ बीटा एंड गामा। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई डोंट नो ये मेंस का था या फिर एडवांस का था, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आ गया सबको समझ में। चलो नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। हिंट दे देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कि अगर किसी एपी में तुम किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हो, तो वो एपी ही रहता है सीक्वेंस, उसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रूव दैट पूछा है, बट तुम्हें वहाँ पे ऑप्शंस में गिवन रहेगा देन, ऐसे लिखेंगे कि इफ़ दिस आर इन ए पी देन, और ऑप्शंस में रहेगा 1/a 1/b 1/c आर इन जी पी, 1/a 1/b 1/c आर इन एच पी, 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी।
या फिर नन ऑफ दीज। ऐसा रहेगा तुम्हें एग्ज़ाम में, ट्राई करो। अच्छा, अब चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे तो हमें ये गिवन है कि ये एपी में है और हमें शो करना है कि 1/a 1/b 1/c किस में होंगे, एपी में ही होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे जो न्यूमरेटर में सब कुछ गिवन है ना उसको निकाल देना है कैसे भी। जो न्यूमरेटर में चीज़ें गिवन है ना उन सभी को कैसे ना कैसे करके निकाल लेना है। डिनोमिनेटर की चीज़ें मैं रख लूँगा, न्यूमरेटर अपने पास रख लो। अब एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसमें +1 कर सकता हूँ। +1 करूँगा तो क्या होगा, सब में +1 करना पड़ेगा ना। किसी पर्टिकुलर नंबर को अगर ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करते हो तो सीक्वेंस, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही रहेगा। बट कंडीशन है कि सब में ऐड करना है। ठीक है, ये नहीं कि फर्स्ट वाले में ही ऐड कर दिया फिर बोल रहे हो कि ये तो अब एपी नहीं रहा। तो सब में ऐड करना है तुम्हें। अब अगर मैं +1 करूँगा तो देखो एक तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। क्या हो रही है, ए कैंसिल हो रहा है ना। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से बी कैंसिल हो रहा है, थर्ड टर्म से सी कैंसिल हो रहा है। बट बी प्लस सी बाई सी प्लस ए बाई बी, ए प्लस बी बाई सी, ये तो अपना काम और ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब तो कुछ यूनिफॉर्म यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। तो +1 करना यहाँ पे गलती है। +1 करना यहाँ पे गलती है। तो सही स्टेप क्या है, +2 करना है। जिनके दिमाग में आया होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, +2 करना। और +2 अगर तुमने कर दिया तो तुम देखोगे कि ये क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ऊपर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, कॉमा सी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। अब क्या करोगे बताओ। अब क्या करोगे, सब में पहले मैंने +2 किया था, ऐड +2 इन एवरी टर्म। अब तो ईजी है, डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए बाई इन ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म बाय ए प्लस बी प्लस सी। हर एक टर्म को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो। अगर ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये आएगा 1/b, 1/a, 1/b, 1/c आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हेंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो एकदम आसानी से अच्छे तरीके से हमने प्रूव कर लिया है। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो टर्म्स है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होती है, और वो जो पर्टिकुलर नंबर है जिससे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उस नंबर को कहते हैं कॉमन रेशियो, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। ठीक है, तो इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ जीपी का, तो एग्जांपल रहेगा इसका, देखो 3, 9, 27, 81। तो इस जीपी में जो टर्म्स है वो 3 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका कॉमन रेशो क्या आएगा, 3। अब जैसे एपी में तुम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 ऐसे करके, वैसे ही जीपी में तुम कॉमन रेशो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, T2/T1 या फिर T3/T2, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो निकाल के, समझ रहे हो। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो जीपी है वो इंक्रीजिंग हो। यहाँ पे जो जीपी मैंने लिखी है वो कैसी है, इंक्रीजिंग जीपी। अगर यहीं पे मैं 1/3, 1/9, 1/27 ऐसे लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कॉमन रेशो हो जाएगा अब 1/3। तो ये कैसी है, एक डिक्रीजिंग जीपी है। कैसी जीपी है, डिक्रीजिंग जीपी है। जीपी का जनरल टर्म भी देख लेते हैं चलो यहाँ पे। तो अगर ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है तो फर्स्ट टर्म आएगा ए, सेकेंड टर्म आएगा ए इंटू आर, आर से मल्टीप्लाई करके। थर्ड टर्म सेकेंड टर्म में आर से मल्टीप्लाई करोगे फिर से, तो ए आर स्क्वायर। ऐसे ही nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म देख सकते हो तुम। जब फर्स्ट टर्म है तो आर का पावर 0 है, जब सेकेंड टर्म है तो आर का पावर 1 है, जब थर्ड टर्म है तो आर का पावर क्या है, 2। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जब nth टर्म होगा तो आर का पावर क्या आएगा, n-1, एक से कम। एंड दिस इज द nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए आर टू द पावर n-1। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पे, ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
ओके, अब मैं बता देता हूँ। एवरी टर्म ऑफ ए जीपी इज पॉजिटिव एंड एवरी टर्म इज द सम ऑफ टू प्रिसीडिंग टर्म्स, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। ठीक है, तो उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा हमसे पूछा है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि एक तो जीपी हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा हमें गिवन है कि जो टर्म्स है जीपी की, एवरी टर्म इज द सम ऑफ टू प्रिसीडिंग टर्म्स, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि जो nth टर्म होगी दैट विल बी द सम ऑफ टू प्रिसीडिंग टर्म्स, दैट इज Tn-1 प्लस Tn-2। करेक्ट है, अगर मैं पूरी मेथड से सॉल्व करूँ तो ऐसे ही सॉल्व होगा ये। nth टर्म क्या होगी जीपी की, AR⁴ इक्वल टू AR⁴ प्लस AR⁴ सब में से A इंटू R⁴ कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, R² इक्वल टू R प्लस 1, R² माइनस R माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से R के दो वैल्यूज आएंगे, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ B² माइनस 4AC अपॉन 2A। तो R के यहाँ से दो वैल्यूज आए, कौन कौन से, एक तो R का वैल्यू होगा 1 प्लस रूट ऑफ 5/2 और दूसरा R का वैल्यू आएगा 1 माइनस रूट ऑफ 5/2। अब दोनों में से कौन सा वैल्यू करेक्ट है, तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, एवरी टर्म इज पॉजिटिव, हर एक टर्म जो है वो जीपी की क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर कॉमन रेशो नेगेटिव हुआ, 1 माइनस रूट 5/2 क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है एक, तो अगर कॉमन रेशो नेगेटिव हुआ तो मान लो कोई एक टर्म है +2, उसमें कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली सेकंड टर्म नेगेटिव आएगी, उसके बाद वाली जो भी टर्म होगी वो नेगेटिव आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस आर वी नेग्लेक्ट। हमने क्यों नेग्लेक्ट किया, बिकॉज एवरी टर्म इज पॉजिटिव, क्योंकि हर एक टर्म क्या है, पॉजिटिव। एंड हियर आर इज नेगेटिव एंड हियर आर इज नेगेटिव, यहाँ पे आर नेगेटिव है और यहाँ पे आर पॉजिटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव वाले को कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाले को नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। लेट A be the first term and B be the nth term of a GP. If P is the product of n terms, then P² equal to what? What? P² equal to what? बताओ। ट्राई कर लिया क्वेश्चन को, चलो अब मैं कर देता हूँ। इजी क्वेश्चन होते हैं यार, देखो मैंने कहा ना किसी भी क्वेश्चन को ना बेसिक से अप्रोच करना है। देखो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं लगा रहा, मैं बस जितना थियोरी मैंने तुम्हें पढ़ा है उसी से अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ध्यान दो यहाँ पे, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ओके क्लियर है, ए तो हमारा इक्वल टू ए ही है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। बी इज़ द nth टर्म ऑफ ए जीपी, तो बी अगर nth टर्म है सो बी इज एक्चुअली इक्वल टू AR⁴ पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स क्या होगा, ए इंटू AR इंटू ऐसे कहाँ तक, n टर्म्स तक, दैट इज AR⁴ तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा A⁴ इंटू R⁴ 1 + 2 प्लस कहाँ तक, n-1 तक। ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A⁴ इंटू R⁴ n-1 इंटू n/2। क्लियर है, ये आ गया हमारा P का वैल्यू, A⁴ इंटू R⁴ n-1 इंटू n/2। हमसे क्या पूछा है, P², तो P² किसके इक्वल होगा, P² विल बी इक्वल टू A⁴ इंटू R⁴ n इंटू n-1, है ना। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं n कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर आएगा A² इंटू R⁴ n। इसको मैं लिख सकता हूँ A इंटू AR⁴n-1 एंड दैट विल बी इक्वल टू A, और ये तो हमारा nth टर्म है B n।
सो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए बी होल टू द पावर एन। और यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कितना ईजी क्वेश्चन था, देखो, था कि नहीं। बस बेसिक से अप्रोच करो क्वेश्चन को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ना उसी से अप्रोच करना है। कॉमन सेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जेई के एग्जाम में। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सम ऑफ ए जीपी का। पहले मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखो सम ऑफ ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम। तो मैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिडर करता हूँ विथ ए कॉमन रेशो ऑफ आर। तो वो क्या होगी, ए प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन, सम अप टू एन टर्म्स। अब थोड़ा सा एक यहाँ पे लॉजिक करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चालाकी करनी है। क्या करना है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आर इंटू एस एन क्या होगा, आर इंटू एस एन आ जाएगा। और मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ ये जो पहला वाला प्लेस है ना, इसको छोड़ के लिख रहा हूँ मैं। तो आर इंटू एस एन क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर, सेकेंड टर्म में करूँगा ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा आर से तो ए आर टू द पावर एन। कुछ नहीं किया मैंने, जो ऊपर था उसको आर से मल्टीप्लाई किया और बस एक प्लेस आगे लिखा है ऐसे। अब मैं क्या करूँगा एपी में ऐड करते थे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन इक्वल टू, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस ए आर टू द पावर एन। तो यहाँ से अगर मैं एस एन कॉमन लूँ, दिस विल बी वन माइनस आर इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन। सो एस एन सम अप टू एन टर्म्स ऑफ ए जी पी इज ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। क्लियर है सभी को। अच्छा यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी होता है जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और वो भी करेक्ट है। क्या है, यहाँ पे ऊपर नीचे एक माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा फॉर्मूला, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। दोनों फॉर्मूलेज करेक्ट है, कोई सा भी लगा दो फॉर्मूला, आंसर आएगा दोनों में से, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा दोनों में से, बस माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अरे कोई भी लगा दो यार आंसर तो सेम ही आना है लास्ट में। चलो एक और कॉन्सेप्ट, सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब तुम बोलोगे कि सर इनफाइनाइट टर्म्स तक सम कैसे आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैंने यहाँ पे कोई जीपी कंसिडर किया 3, 9, 27, 81, ये एक जीपी है, बस इसका अगर मैं सम अप टू इन्फिनिटी फाइंड करूँगा तो वो तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट आएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सम अप टू इन्फिनिटी की, जब हमारा जो कॉमन रेशियो है ना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सम अप टू इन्फिनिटी की, जब मेरा कॉमन रेशियो इज इन बिटवीन 0 एंड 1। जब मेरा कॉमन रेशियो क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में। ऑब्वियसली कॉमन रेशियो 0 रहेगा तो फिर तो क्या ही है फिर तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कॉमन रेशियो 0 से लेके 1 के बीच में। अब इसके बीच में क्या होता है, अगर मान लो फर्स्ट टर्म 1 है तो सेकंड टर्म क्या आएगी, मैं कॉमन रेशियो मार रहा हूँ कुछ 1/3, 0 से लेके 1 के बीच में 1/3। सेकंड टर्म आएगी 1/3, थर्ड टर्म आएगी 1/9, फोर्थ टर्म आएगी 1/27, फिर फिफ्थ टर्म आएगी 1/81। बताओ अब अगर इनको तुम ऐड करोगे तो देखो कुछ टर्म्स के बाद वैल्यूज़ बहुत कम हो रही है, बहुत कम। मतलब ये सम एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड करेगा, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ये सम टेंड करेगा, वही हमें निकालना है, वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलो इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं बहुत ही मैथमेटिकली। सम अप टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ठीक है, अब जो मेरा एन है दैट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो मेरा एन है दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और मुझे पहले से पता है कि जो आर है दैट इज़ इन बिटवीन 0 to 1, और 0 to 1 के बीच में अगर मैं किसी नंबर की पावर को इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो वो 0 की तरफ टेंड करेगा। जैसे 1/2 की पावर 3 कर दो 1/8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1/2 की पावर इन्फिनिटी कर दूंगा वो तो 0 ही हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो मेरा r टू द पावर n है दैट विल टेंड टू 0, और टेंड टू और इक्वल टू ही लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली। r टू द पावर n क्या हो जाएगा, 0। तो सम अप टू इन्फिनिटी क्या आएगा, देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये 1 - 0 1, सो सम अप टू इन्फिनिटी इज a/1 - r। ध्यान रखना ये सम अप टू इन्फिनिटी कब वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब तुम्हारा कॉमन रेशो 0 से लेके 1 के बीच में हो, और किसी केस में वैलिड नहीं है ये ठीक है, ये मत कर देना कि यार तुम्हारा 2 4 कुछ है और उसमें सम अप टू इन्फिनिटी निकाल रहे हो। नहीं यार, उसमें तो सम अप टू इन्फिनिटी एक तो इन्फाइनाइट आएगा और ना माइनस इन्फाइनाइट आएगा, या फिर
अनडिटर्मिनाइन आ जाएगा। अच्छा, अनडिटर्मिनेट कैसे आएगा? तो मान लो ऐसा कुछ है, 2 -4 8 -16 ऐसा कुछ है। अब इसमें सम अप टू इन्फिनिटी क्या ही होगा, नहीं तो इन्फाइनाइट नहीं तो माइनस, कुछ अलग ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, एक इजी क्वेश्चन फिर उसके बाद एक हार्ड क्वेश्चन है इसका। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड फोर्थ टर्म इज 4/49। तो मुझे इनफाइनाइट जीपी का सम बताना है जिसकी फर्स्ट टर्म है 28, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 28, और फोर्थ टर्म है 4/49। तो T4, T4 क्या होगा, AR³ इक्वल टू 4/49। अच्छा, तो यहाँ से R निकल सकता है ना इजीली। तो अगर मैं यहाँ से R निकालूंगा, 28R³ इक्वल टू 4/49 है ना। तो R³ क्या आएगा, 4 बाय, अच्छा एक काम करो, 4 से इसको मल्टीप्लाई, हाँ तो ये हो जाएगा 1/7 × 49 है ना। 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब R मुझे इजीली दिख रहा है 1/7, दोनों तरफ क्यूब रूट लेके R क्या होगा 1/7। अच्छा, तो सब चीज़ मिल चुका है ना सम अप टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे इन्फिनिटी क्या होगा फिर, A/1 - R। फर्स्ट टर्म क्या था 28 और कॉमन रेशो 1/7, सो 28 डिवाइडेड बाय 1 - 1/7, so that is equal to 7 × 28/6, तो 98/3 आई थिंक करेक्ट है। 98/3, 6 से 2 से ना, तो 14 × 7 98, 98/3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसका सम अप टू इन्फिनिटी क्या होगा 98/3 विच इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कर लिया मतलब तुम्हें जीपी का जो सम है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया, ये मैं मान सकता हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, कर लिया पॉज करके देखो। अब तो एक फुटबॉल को मैं 600 सेंटीमीटर हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, ओके। तो तुम्हें समझाने के लिए मैं इस हाइट को मान लेता हूँ h, और फिर इस हाइट को हम लोग, जो भी हमारा आंसर आएगा 600 सेंटीमीटर, मतलब h को 600 सेंटीमीटर बाद में हम लोग लिख लेंगे। देखो ये ऐसे ग्राउंड है मेरा, ये फिजिक्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा ना, तो वहाँ पे क्या पूछेगा मैं तुमसे बताता हूँ। ये क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में इलास्टिसिटी में है ना। इलास्टिसिटी नहीं, वो जो होता है ना इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिसिटी तो अलग हो गया। कोलिजन्स, कोलिजन्स में पूछेगा कि ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है या फिर इलास्टिक, अभी देखो मैं भूल गया फिजिक्स। तो उसमें पूछेगा ये कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो, स्मॉल ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ना, वो निकालो। ये क्वेश्चन फिजिक्स में पूछ सकता है। अब वहाँ पे क्या करोगे, जब वो हिट कर रहा था उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकालोगे, हिट करने के बाद वो 2h/3 हाइट जा रहा है तो उसकी हिट होने के बाद वाली वेलोसिटी निकालोगे, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वहाँ से इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो अभी भी मुझे याद है फिजिक्स। तो देखो, बट यहाँ पे हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो एक फुटबॉल को मैंने ड्रॉप किया 600 सेंटीमीटर से, तो एक काम कर लेता हूँ, मैं इस हाइट को मान लेता हूँ h, ठीक है। इस हाइट को मैं क्या कर रहा हूँ, h मान रहा हूँ। h इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। अब ड्रॉप होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ड्रॉप होने के बाद ये बॉल सिर्फ जा रहा है 2h/3 हाइट पे। देखो ये 2h/3 हाइट पे जाएगा और फिर 2h/3 हाइट से ड्रॉप भी तो होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो हाइट थी उसके 2/3, समझो तुम, जो हाइट है उसके 2/3, तो अब ये जब जाएगा तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ दिस होगा, समझ रहे हो तुम। तो दैट मीन्स 2/3 स्क्वायर
एच और नीचे आएगा फिर, समझ रहे हो, 2/3 स्क्वायर एच। अब ये छोटा होगा है ना, थोड़ा सा कम हाइट पे जाएगा ना अब, तो ऐसा। तो ऐसे चलते जा रहा है। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले तो ये एच हाइट, जिस एच हाइट से मैंने इसको ड्रॉप किया है ना, एच हाइट से ड्रॉप हो रहा है, तो ये एच हाइट, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ 2h/3, क्योंकि एक बार ऊपर गया 2h/3, फिर नीचे भी आएगा 2h/3, सो 2 टाइम्स ऑफ 2h/3, या फिर 2/3h लिख लेता हूँ, प्लस फिर उसके बाद और 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, क्या 2/3 का होल स्क्वायर इंटू एच, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्लस अगला क्या आएगा, 2/3 का होल क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ 2/3 का होल क्यूब इंटू एच, प्लस डॉट डॉट डॉट। सो दिस विल बी इक्वल टू एच प्लस, सब में से मैं कॉमन लूँगा, 4/3 नहीं, 2h कॉमन लूँगा 2h कॉमन लूँगा, तो अंदर क्या आएगा, 2/3 प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल क्यूब प्लस, और ये बॉल इनफाइनाइट तक बाउंस करता रहेगा, एक्चुअली करना तो चाहिए इनफाइनाइट तक बाउंस, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर आएगा, h प्लस 2h इंटू, ये जो यहाँ पे तुम्हें गिवन है, दिस इज़ एन इनफाइनाइट जीपी। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इसका कॉमन रेशो 0 से लेके 1 के बीच में है। तो अगर मैं चेक करूँगा तो इसका कॉमन रेशो बिल्कुल 0 से लेके 1 के बीच में है, तो हम लोग एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस इन्फिनिटी क्या होगा, a/1 - r, सो 2/3 डिवाइडेड बाय 1 - 2/3, सो विच विल बी इक्वल टू h प्लस 2h इंटू 2/3 डिवाइड बाय 1/3, है ना। सो ये तो 2 हो जाएगा, 5h, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 5h, और h कितना था 600, सो दिस विल बी 5 इंटू 600, 5 इंटू 600 सेंटीमीटर, यस। तो एक्चुअली बॉल कितना बाउंस करेगा, 3000 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर रेस्ट इज 3000 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। तो जैसे हमने एपी में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ है जीपी में, आसान आसान प्रॉपर्टीज़। अगर ए बी सी 3 नंबर्स जीपी में, तो क्या होगा, b² इक्वल टू ए सी होगा। प्रूव कैसे कर सकते हो, 3 नंबर्स को मान लो ए आर और AR², जस्ट टू प्रूव दिस। तो तुम देख सकते हो कि अगर मैं ए सी करूँगा, ए सी, सो ए सी क्या आ रहा है, A²R² विच इज़ इक्वल टू दिस मिडल स्क्वायर है ना। तो अगर 3 नंबर्स जीपी में ए बी सी, तो b² इक्वल टू होगा ए सी। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो बी है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। बी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। और अगर बी तुम्हें फाइंड करना है किसी 2 नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, दैट विल बी इक्वल टू रूट ए सी। क्लियर है, बी विल बी इक्वल टू रूट ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया अभी जल्दी से, चलो ट्राई करो। क्या बोला है क्वेश्चन में, तुम्हें जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, x 2x+2 3x+3। क्या ये अपना ये भी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 2x नहीं, कॉमन डिफरेंस पहले दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो वो x+2 आ रहा है, फिर उसमें x+1 आ रहा है, तो ये एपी तो नहीं है। अच्छा, नॉर्मल सी सीरीज़ है। तो इसकी फोर्थ टर्म बतानी है, तो तुम्हें फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है। अच्छा, तो यहाँ पे यही फैक्ट यूज़ करना था जो अभी मैंने तुम्हें बताया, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन b² इक्वल टू ए सी, यही फैक्ट यूज़ करना था। तो अगर ये जीपी में, तो 2x+2 का जो होल स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू x इंटू 3x+3। कितना इजी था यार क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 प्लस 8x इक्वल टू 3x² प्लस 3x। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 4
इक्वल टू 0। सॉल्व करके डायरेक्टली मुझे दिख रहा है आंसर क्या आएगा, -4 एंड -1, है ना। x+4 इंटू x+1 बनेगा, वहाँ से x क्या आएगा, -4 एंड -1। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है बताओ। तो एक्चुअली अगर तुम देखोगे, मैं -1 अगर पुट करूँगा डेफिनेटली इसमें या फिर किसी में भी इसमें तो ये जीरो हो जाएंगे सब -1 पुट करने से। तो मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा जीपी जीरो हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म क्या आएगा, जीरो। हो सकता है आंसर, अगर ये क्वेश्चन जेई में दे दिया जाए मल्टीपल करेक्ट में, सो आई थिंक ये आंसर हो सकता है -1, 0,0,0,0, मतलब सभी टर्म्स जीरो। बट वहाँ पे कॉमन रेशो फिर कैसे डिफाइंड होगा, 0/0 वो तो अनडिटरमाइन हो जाएगा, तो वो तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई। तो R-1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए जो तुम्हारा रेशो है, कॉमन रेशो, वो जीरो हो रहा है। तो x का वैल्यू क्या होगा, -4। x का वैल्यू क्या आया, -4। ओके, रीज़न लिख देता हूँ ये क्यों नहीं होगा। फॉर x इक्वल टू -1 टर्म्स आर बिकमिंग जीरो। ओके, तो x इक्वल टू -4, x 2x+2, 3x+3, तो टर्म्स क्या आएंगे, -4 आएगा, फिर आएगा -8+2 दैट इज़ -6, उसके बाद आई थिंक -9। तो कॉमन रेशो तो यहाँ पे पता चल रहा है ना, कॉमन रेशो क्या होगा, -6/-4 दैट इज़ इक्वल टू 3/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म इज -9 इंटू 3/2, थर्ड टर्म इंटू कॉमन रेशो, सो दैट विल बी -27/2। क्लियर है सभी को। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया ज्योमेट्रिक मीन पे, मान सकते हो कि ज्योमेट्रिक मीन पे हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। चलो नेक्स्ट, कंसिडरिंग नंबर्स इन जीपी। तो जैसे कि हमने एपी में देखा था 3 नंबर्स को कैसे कंसिडर करना है, 4 नंबर्स को कैसे कंसिडर करना है अगर क्वेश्चन दे दिया जाए एपी का, वैसे ही जीपी में अगर तुम्हें बोला जाए कि 3 नंबर्स जीपी में है तो उनको कैसे कंसिडर करना है। ठीक है, अब डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका शायद एक्सप्लेनेशन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसा लॉजिक एपी में था सेम वैसा ही लॉजिक यहाँ पे रहेगा। तो 3 नंबर्स को मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा A/R, ए एंड AR, है ना, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा ए, वो सॉल्व हो जाएगा, आर को सॉल्व करना फिर ईजी है। अगर 4 नंबर्स मैं कर रहा हूँ तो 4 नंबर्स को अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखना चाहता हूँ तो वो क्या होंगे, A/R³, A/R, AR एंड AR³। इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए अगर मैं 5 नंबर्स को लिख रहा हूँ तो 5 नंबर्स को, तो 5 नंबर्स आएंगे A/R², A/R, AR एंड AR² लाइक दिस। क्लियर है सभी को। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एक, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इश्क में दिल फना है, इश्क में दिल बना है, ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है क्या सॉरी 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 मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन तो आगे होगा इसके। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो। इफ़ ईच टर्म ऑफ, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी जीपी में मैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ किसी पर्टिकुलर नंबर से, या फिर डिवाइड कर दूँ, या फिर किसी पावर से रेज कर दूँ हर एक टर्म को, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या रहेगा, जीपी रहेगा। ऑब्वियस ही चीज़ है, ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशो चेंज नहीं होगा रिजल्टिंग सीक्वेंस का, बट अगर पावर में रेज करोगे, देखो थिंक करो, G1 G2 G3 ऐसी एक जीपीए पावर कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी के, तो जो कॉमन रेशो है वो भी टू दी पावर के चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तेरे सारे रंग ओढ़ के, रंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सब कुछ छोड़ के, ओ इश्क नहीं करना नाप तोल के, राज खोल के आया हूँ मैं सबको बोल के। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।
if the sides of a right angled triangle are in GP, then the cosine of the greater acute angle, cosine of the greater acute angle is। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चलेगा अभी देखो। अब जो साइड्स है नहीं ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। चलो, तो मैं मान लेता हूँ कि जो साइड्स है वो क्या है, ए बाय आर, ए एंड ए आर, राइट एंगल ट्राइंगल की। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा होगा ये क्वेश्चन है, हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो अगर मैं आर ग्रेटर देन 1 मानता हूँ, ये तुम अपने हिसाब से भी मान सकते हो, अगर आर लेस देन 1 होगा तो ये वाला तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट साइड होगी। अब मैं अगर आर ग्रेटर देन 1 मान रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए आर। करेक्ट है, हाइपोटेनियोस, हाइपोटेनियोस क्या आएगा, ए आर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली यार ए आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाय आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सब में से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है आर टू द पावर 4 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर को टी मान लेता हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। टी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये आया टी का वैल्यू। अब यहाँ से एक्चुअली टी के दो वैल्यूज़ आएंगे, टी के क्या आएंगे, दो वैल्यूज़ आएंगे। कौन कौन से बताओ, कौन कौन से, अरे एक प्लस एक माइनस ये कौन सा रॉकेट साइंस नहीं है ना इसमें। टी का एक वैल्यू होगा 1 प्लस रूट 5/2 और टी का दूसरा वैल्यू होगा 1 माइनस रूट 5/2। बट हमारा जो टी है वो क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज टी शुड बी ग्रेटर दैन 0। टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0, ये तो लेस दैन 0 है। सो टी इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस रूट 5/2। दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2। तो ये मुझे यहाँ पे मिला, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको। मुझे आर का वैल्यू लगभग मिल चुका है, आर स्क्वायर मिला मतलब आर का वैल्यू मिल चुका है। अब हमसे पूछा क्या है, कोसाइन ऑफ द ग्रेटर अक्यूट एंगल। अच्छा, ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया ए आर, इस साइड को मान लेता हूँ ए बाय आर, इस साइड को मान लेता हूँ ए। ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, दिख नहीं रहा ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर से बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। तो ऐसा ठीक है, दिखना इंपॉर्टेंट है भाई आज की दुनिया में, आज की दुनिया दिखने पे ही तो चलती है। तो कोसाइन क्या पूछा यार इफ द साइड्स ऑफ राइट देन द कोसाइन ऑफ द ग्रेटर अक्यूट एंगल। अच्छा, इसमें से ग्रेटर अक्यूट एंगल कौन सा होगा अब ग्रेटर अक्यूट एंगल, ग्रेटर अक्यूट एंगल कौन सा होगा, जिसके ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी वही तो ग्रेटर होगा इन दोनों में से इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा बताओ। अच्छा, एक वो ये भी होता है ना, थ्योरम होता है, तुमने पढ़ा होगा इसमें ट्राइंगल में, कि जो ग्रेटेस्ट साइड होती है ना उसके ऑपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट होता है पढ़ा है कि नहीं। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ कर लेते तो तुम्हें पता चलता है दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये साइड तो ए बाय आर कम हो गई, सबसे कम है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट एक्यूट एंगल थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा ही तो हमें निकालना है। कॉस थीटा इक्वल टू ए बाय आर डिवाइडेड बाय ए आर, सो विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर, है ना। और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है यार, 1 प्लस रूट 5/2। तो 1 बाय आर स्क्वायर क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 5, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 5। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, है ना। रैशनलाइज करोगे तो और अच्छा सुंदर दिखेगा, तुम्हें चाहिए तो सुंदर 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 ही चाहिए वैसे तो आजकल सभी को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ एरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस। अब एक्चुअली ये जेई वालों ने सिलेबस से हटा दिया है एरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस, बट मैंने सोचा कि एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक्चुअली एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होता है, बट मिक्स होता है दोनों का। तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक प्रॉब्लम मैं करके दिखा देता हूँ। क्या ही जाता है एक प्रॉब्लम करने में, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे, दिमाग में रख लो बस। क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर सिलेबस में नहीं दिया है मतलब मत करो क्वेश्चन, बट समझ लो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है देखो,
द सम टू इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब इसको एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मिक्स होता है, इसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है और इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, इस वजह से इसको कहते हैं एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अगर यहाँ से देखोगे तो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो दोनों का मिक्स होता है, इसलिए इसको कहते हैं एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब इसको कैसे सॉल्व करना है समझो यहाँ पे। तो सम अप टू इन्फिनिटी, तो एक्चुअली एस इन्फिनिटी पूछ लिया है इसने, एस इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एन टर्म्स तक भी पूछ सकता है, एन टर्म्स तक पूछेगा तो एस एन लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब लिखना ज़रूरी है, चलो प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें बस एक चीज़ करनी होती है, इसमें ना जो भी तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है उसके कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे जो मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशो है 1/3, तो यहाँ पे मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो एस इन्फिनिटी बाई 3 क्या आ जाएगा देखो, 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब प्लस 10/3 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, हर बार यही करना होता है, जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है उसके कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हें दिखेगा क्या दिखेगा, आंसर दिखेगा डायरेक्टली। ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करूँगा, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर इन दोनों को ऐसे ही रहने दो। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो मेरे पे, इन सबको ऐसे ही रहने दो इन सबको मत छेड़ो, इन सबको मत छेड़ो। तो अगर इनको मैं करूँगा तो ये आएगा एस इन्फिनिटी माइनस एस इन्फिनिटी बाई 3 इक्वल टू, क्यों मैं बोल रहा हूँ इनको मत छेड़ो, समझ में आ जाएगा। सो 1 प्लस 2/3 माइनस 1/3 दैट इज 1 प्लस 1/3, आई थिंक 1 प्लस 1/3 लिख लेता हूँ, चलो इनको मैंने लिख लिया। अब क्यों बोल रहा था मैं इनको मत छेड़ो, क्योंकि इसके बाद जो है ना यहाँ पे तुम्हें मैजिक दिखेगा और यही मैजिक तुम्हें ढूंढना होता है यही मैजिक हर बार मिलता भी है। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 4/3 स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/3 क्यूब, फिर आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/3 टू द पावर 4, तो 4/3 स्क्वायर के बाद सब कुछ आ रहा है सो प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब प्लस 4/3 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज अप टू इन्फिनिटी। ये अप टू क्या है, ये अप टू इन्फिनिटी। तो ये तो बगल वाला सॉल्व करके मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 1/3 दैट इज़ 4/3, और ये आएगा 2s इन्फिनिटी बाई 3, और प्लस यहाँ पे ये जो है दिस इज़ एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट वॉट, अच्छा क्या, हाँ 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा अंदर, 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब। तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम्हें दिख रही है, पहले चेक करो अगर इनफाइनाइट है तो क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि कॉमन रेशो 0 से लेकर 1 के बीच में है कि नहीं, तो है इसका कॉमन रेशो 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। सो 2s इन्फिनिटी बाई 3 इक्वल टू 4/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ a अपॉन 1 माइनस आर, सो a इज़ 1/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/r इज़ 1/3, है ना। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे पूरे को तो मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, या फिर कैलकुलेट करना है पूरे को, बताओ, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2s इन्फिनिटी बाई 3 इक्वल टू 4/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये लॉजिक हर बार होता है, ठीक है, यही लॉजिक फॉलो होता है। तो 1 माइनस 1/3 इज 2/3 आएगा, और 3 से ये 3 टाइम्स जाएगा, तो आई थिंक 1/6 आता है क्या ये सॉल्व करके है ना, डायरेक्टली 3 हाँ 1/6 आता है, करेक्ट। तो 4 इंटू 1/6 दैट इज़ 2/3, तो ये फिर से आ जाएगा 2/3 यहाँ पे सॉल्व करके पूरा, ठीक है। सो 2s इन्फिनिटी बाई 3 इक्वल टू 6/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, s इन्फिनिटी इक्वल टू 3, s इन्फिनिटी क्या आया हमारा 3। तो तुम्हें लॉजिक समझ में आया कि नहीं, कितना सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी तुम्हारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और मैजिक ढूंढो, ठीक है, मैजिक ढूंढना है चलो लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का, दैट इज इंसर्शन ऑफ एन एरिथमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स इन ए सीक्वेंस, है ना।
ये पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा सभी प्रॉब्लम्स के साथ। इसका तुम्हें ऐसा लॉजिक बताऊंगा ना, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है याद रखने की, कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर का कोई फॉर्मूला, कुछ हो सकते हैं फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने पड़े, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट बाकी मैथमेटिक्स ऐसा है यार कि लॉजिक से हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें मेथड सिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये है क्या मेथड? हाँ यहाँ पे ये। तो मान लो किसी दो नंबर्स के बीच में मुझे n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a और b के बीच में अगर मैं n नंबर्स को इंसर्ट करूँगा तो वो जो बनने वाली मेरा सीक्वेंस रहेगा, बनने वाला वो सीक्वेंस बनना चाहिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई। ये लॉजिक सीखो मैं कैसे कर रहा हूँ, फॉर्मूले पे ध्यान मत दो। ये इसकी सेकंड टर्म हो गई, ये इसकी थर्ड टर्म हो गई। वैसे ही जो nth टर्म होगी वो n+1th टर्म होगी, है ना। ये कौन सी टर्म होगी? ये n+1th टर्म होगी। तो b जो है मेरी क्या है? n+2th टर्म है। b इज़ n+2th टर्म। सो मुझे मिल रहा है t n+2। सेम लॉजिक हम लोग करेंगे जीपी में भी, t n+2 इक्वल टू b। अब ये अगर ए पी है तो इसकी t n+2 क्या आएगी? फर्स्ट टर्म प्लस n-1, सो n+2 - 1 इंटू डी इक्वल टू बी। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है a प्लस n+1 इंटू डी इक्वल टू बी, और फ्रॉम दिस आई विल गेट d इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई n+1। कॉमन डिफरेंस आ गया, b माइनस ए डिवाइड बाई n+1। और अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल गया फिर तो तुम्हें क्या ही चाहिए यार? तो a1 क्या होगा? a प्लस डी। a1 इज वॉट? a प्लस डी, दैट इज a प्लस b माइनस ए डिवाइड बाई n+1, है ना। अगर तुम्हें a2 चाहिए तो a2 क्या आएगा? a+2d। अगर तुमसे पूछ लिया सेकंड अरिथमेटिक मीन बताओ, a2 बताओ, तो वो क्या आएगा? a+2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए डिवाइड बाई n+1। तो लॉजिक सीख लिया ना तुमने, एक बार लॉजिक सीख लिया तो फिर हो गया यार। या फिर किसी को याद रखना है तो याद रख भी सकते हो। कॉमन डिफरेंस कम्स आउट टू बी b माइनस ए डिवाइड बाई n+1। बट आई डोंट बिलीव इन रिमेंबरिंग सच थिंग्स। nth अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? a प्लस एन डी, दैट इज a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, दिस इज इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई करो ये क्वेश्चन। घर में कुकर की सीटी बज रही थी अगर किसी को सुनाई दिया होगा तो। 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ है बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो खुश हो तुम लोग? बताओ। अलजेब्रा जो है इस पेस पे चल रहा है हमारा कि 31 तक हम लोग ख़त्म करें, और फिर अगले 10 दिनों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर उसके अगले 5 दिनों में वेक्टर एंड 3D। पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा यार। सो आर यू हैप्पी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 3 and 19। तो 3 and 19 के बीच में मुझे 3 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। ओके कोई बात नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3, a1, a2, a3 एंड देन 19, है ना। तो यहाँ पे मुझे 19 क्या दिख रहा है? t5 दिख रहा है। t5 इक्वल टू 19, दैट मीन्स 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 19। याद रखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्टली। सो 4d इक्वल टू 16, दैट मीन्स d इक्वल टू 4। d का वैल्यू आ गया 4। तो अगर एक बार d का वैल्यू मिल गया तो फिर तो हो ही गया काम। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? a प्लस डी, दैट इज 3 प्लस 4 7। सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? a प्लस 2d, दैट इज 3 प्लस 8 11। और थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? a प्लस 3d, दैट इज 3 प्लस 12 15। और देखो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बन रही है, 3 7 11 15 19। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया सबको? इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। अच्छा अगर ये वेरिएबल्स की फॉर्म में आए तो वेरिएबल्स की फॉर्म में ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर वेरिएबल्स की फॉर्म में भी दे दिया तो यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो इसको। सिमिलरली चलो ज्योमेट्रिक मीन्स का भी पढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन का समझाने के बाद एक्चुअली ज़रूरत नहीं है ज्योमेट्रिक मीन्स का समझाने की। तुम लोग को समझ जाना चाहिए कि हम लोग कैसे करने वाले हैं फिर भी कोई बात नहीं। तो मान लो कोई फर्स्ट टर्म है ए, और इसके बीच में मैं एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करूँगा तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मुझे मिल रहा है वो एक होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
अब इसमें इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो मेरी n+2th टर्म है दैट इज़ इक्वल टू b, और n+2th टर्म अगर मैं लिखूंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो a r⁻n-1, सो n+2-1, सो दैट इज़ n+1 इक्वल टू आएगा b। तो यहाँ से r क्या आएगा, b/a⁻1 डिवाइडेड बाय n+1। तो अगर r मिल गया तो g1 g2 g3 सब लिख सकते हो। g1 क्या आ जाएगा, ar, दैट इज a इंटू b/a⁻1/n+1, है ना। g2 क्या आएगा, ar², समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, दैट इज a इंटू b/a⁻2 डिवाइडेड बाय n+1। वैसे ही nth ज्योमेट्रिक मीन भी तुम निकाल सकते हो। nth ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, gn इक्वल टू ar⁻n विच इज़ इक्वल टू a इंटू b/a⁻n डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, एंड उसके बाद अलविदा दोस्तों। बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा आज का। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लेक्चर इन क्रैश कोर्स आई रिकॉर्डेड, वन ऑफ द बेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि आज के लेक्चर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ, कहीं पे हम लोग अटके नहीं, कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा नहीं लगा मैंने कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, मुझे लगा कि जो मैंने बताया वो सब तुम्हें समझ में आ गया, ऐसा मैंने पढ़ाया आज। सो आज का लेक्चर मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर आई एवर रिकॉर्डेड। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हॉस्टल जाने के बाद तो बॉटल में ही पानी पीना पड़ता है ऑल द टाइम। घर पे आते हो तो ग्लास, इसको तांब्या बोलते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं। चलो, तो हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं 1 and 256 के बीच में। एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है बताने की भी ज़रूरत नहीं है कौन से होंगे। 1 8 होगा क्या, 1 8 64 88 64 नहीं 8 तो नहीं होगा। क्या होंगे बताओ, 3 इंसर्ट करने हैं तो 4 16 64 हो गए, देखो इंसर्ट तीन तीन इंसर्ट हो गए यहाँ पे, तो 4 16 64 आंसर आएगा इसका। वो तो हमने निकाल लिया अपने लॉजिक से, बट ठीक है अभी स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर निकालना है तो वही लॉजिक अपना 1, इसके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स g1 g2 g3 एंड देन 256। नाउ आई नो दैट इन दिस फिफ्थ टर्म इज़ 256, है ना। अगर 4 इंसर्ट करते तो सिक्स्थ टर्म होती 256, अगर 5 इंसर्ट करते तो 7th टर्म आती 256, बिल्कुल सही है। तो ar⁻4 है ना, ar⁻4 इक्वल टू 256। फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, दैट मीन्स r⁻4 इक्वल टू 256, दैट इम्प्लाइज r इक्वल टू वॉट, 4। यस, इसका मतलब है r क्या आएगा, 4। तो अगर r 4 है सो g1 क्या आएगा, g1 आएगा ar, g2 आएगा ar² एंड g3 होगा ar³। तो तीनों के तीनों तुम लोग बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो, 4 16 एंड 64। और यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का चैप्टर होता है वो चैप्टर ख़त्म नहीं होता। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है इनइक्वालिटीज़ ऑफ AM एंड GM। एक्चुअली उन्होंने HM को हटा दिया इसमें से, और जो इनइक्वालिटी है वो भी सिर्फ 2 नंबर्स का है, AM एंड GM में 2 नंबर्स का या फिर 3 नंबर्स का। चलो पढ़ लेते हैं। तो किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एक्चुअली ये 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए नहीं, ये n पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी वैलिड है। फॉर एनी n पॉजिटिव नंबर्स एरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। अब n नंबर्स का एरिथमेटिक मीन क्या आएगा, a1 + a2 + a3 + डॉट 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 an डिवाइड बाई n। देखो 2 नंबर्स के लिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 नंबर्स के लिए तो एरिथमेटिक मीन बहुत ही ऑब्वियस सा है a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मैंने पढ़ाया था, √ab। तो ये हो जाएगा a + b/2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू √ab। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग n नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड दिस टू n नंबर्स ऑल्सो। अगर n नंबर्स हैं तो उनका जो एरिथमेटिक मीन होगा वो भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब n नंबर्स का एरिथमेटिक मीन कैसे लिखोगे, वो आएगा a1 + a2 + डॉट 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 an डिवाइडेड बाय n, और उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा n नंबर्स का, nth रूट ऑफ। अब 2 नंबर्स का क्या था, 2 नंबर्स का अगर था तो स्क्वायर रूट था,
n नंबर्स का है तो nth रूट ऑफ a1 a2 an ऐसे। दिस इज द इनइक्वालिटी। ये n नंबर्स के लिए भी वैलिड है, n पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स में एक्चुअली ये इंटरचेंज हो जाता है, am लेस देन इक्वल टू gm हो जाता है, बट नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें दिया भी नहीं है सिलेबस में, तो क्यों हम लोग वाकई में झंझट हमें लेनी है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अच्छा, इसमें ये जो इक्वालिटी का साइन है देख रहे हो तुम, am ग्रेटर दैन इक्वल टू gm, तो ये जो इक्वालिटी है ये तभी आता है जब नंबर्स इक्वल हो, है ना। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ट्राई कर लेते हैं दो क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है, ये मैंने समझाने के लिए रखा था कि कैसे इनइक्वालिटी को यूज़ करना है, तो ये मैं बता देता हूँ, अगला तुम कर लो। देखो, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है तो हमें ये शो करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब ये होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए एम क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम। तो एक्स वाई जेड अगर नंबर्स है तो इनका ए एम क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, 3 नंबर्स है तो थर्ड रूट एक्स वाई जेड का। अब दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो दोनों तरफ अगर क्यूब करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब डिवाइडेड बाई 27 greater than or equal to x y z. That implies x plus y plus z whole cube greater than or equal to 27 x y z. एक्चुअली ये यूज़ कब करते हैं, ये यूज़ करते हैं जब हमें मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो। अगर तुम्हें कहीं पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का दिखे क्वेश्चन, तो वहाँ पे एक बार ज़रूर सोचना कि क्या मैं यहाँ पे ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम लगा सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार यही इनइक्वालिटी वहाँ पे यूज़ होती है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर से हमारा थोड़ा सा थियोरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट लग जाएगा, तो वो मैं बता देता हूँ। तो अगर एल एम एन इसके पॉजिटिव रूट्स है इस इक्वेशन के, तो एल प्लस एम प्लस एन क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कल ही पढ़ लेंगे, तो चिंता मत करो। ये हो जाएगा ए, जो चीज़ें यूज़ होंगी वो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। और एल एम एन क्या आएगा, एल एम एन इक्वल टू 48, है ना। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। इसका कोई यूज़ नहीं होगा वैसे, एल प्लस एम प्लस एन का नीचे वाले का यूज़ होगा, बट ठीक है, तुम्हें जो यूज़ करना है करो। देखो ये भी लिख देता हूँ, इसका भी यूज़ करना है तो करो, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इक्वल टू बी इसका भी यूज़ करना है तो कर लो। ओके, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन कहीं पे आता है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यही इनइक्वालिटी यूज़ होती है। तो मुझे इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, 1/l 2/m 3/n। तो ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम में लगा दूंगा, 1/l प्लस 2/m प्लस 3/n होल डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1/l इंटू 2/m इंटू 3/n, ठीक है। तो ये जो अपना वैल्यू है 1/l प्लस 2/m प्लस 3/n क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई एल एम एन। अब अच्छा, 6 डिवाइडेड बाई एल एम एन का वैल्यू क्या है, 48 है। एल एम एन का वैल्यू क्या है, 48 है। सो दिस इज 6 डिवाइडेड बाई 48। तो ये क्या आएगा, 1/l प्लस 2/m प्लस 3/n क्या आएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, और ये तो जाएगा 1/8, उसका क्यूब रूट आता है 1/2, सो 3/2। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 3/2, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या आया, 3/2। सो 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, समझ रहे हो। तो कहीं पे अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो वहाँ पे ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, सम स्पेशल सीक्वेंसेस, एक्चुअली ये मैंशनड ही नहीं है सिलेबस में। सम स्पेशल सीक्वेंसेस, इसमें अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं और उनको सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। डिफरेंस का मेथड हो गया, ये हो गया, तो ये सिलेबस में तो मैंशन नहीं है, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इसको नोट से या फिर बुक से एक बार रीड कर ले आप लोग। नोट्स या बुक दोनों भी नहीं है आपके पास, आप अगर इतने लेजेंड आदमी हो जिसके पास नोट्स भी नहीं है बुक्स भी नहीं है तो इंटरनेट पे जाके टाइप करो सम स्पेशल सीक्वेंसेस जेई,
अनअकैडमी, वेदांतु, बायजू, जिसका भी एक अच्छा सा पढ़ लो, सभी का पढ़ लो, है ना। 15-20 मिनट में तुम लोग पढ़ लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि हाँ यार, बस मैनिपुलेशंस होते हैं, है ना, मैनिपुलेशन करे होते हैं। तो वो मैनिपुलेशंस तुम लोग समझ जाओगे। सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि इसको एक बार आप लोग रीड करें। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ जेई मेंस लेवल तक, यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन टिल दी एंड। जिन लोगों ने एंड तक देखा होगा लेक्चर, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।